गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण मोनोपोली में प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन। कल अपने परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ा था। तो सबसे पहले एकाधिकार का अर्थ विशेषता क्या है ये अपन पिछले चैप्टर में कर चुके थे, फिर भी मैं ब्रीफ में थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ आपको। एकाधिकारी प्रवृत्ति वह प्रवृत्ति है जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति एवं उत्पादन पर किसी एक ही क्रेता या उत्पादक का अधिकार होता है। यानी बाजार में किसी वस्तु की आपूर्ति किसी एक ही व्यक्ति या उत्पादक पर निर्भर होती हो तो उसे हम एकाधिकारी प्रवृत्ति कहेंगे। एकाधिकारी प्रवृत्ति के कुछ दोष हैं। दोष इस प्रकार से हैं कि उसमें क्योंकि अकेला विक्रेता है, अकेला उत्पादक है, इसलिए उस वस्तु की कीमत में ज़्यादा वृद्धि होगी, कीमत में उच्चावतन ज़्यादा होंगे, वस्तु का मूल्य विभेद ज़्यादा होगा। बाजार में उस वस्तु की कोई दूसरी स्थान पर वस्तु नहीं उपलब्ध है, बाजार में दूसरी वस्तु नहीं मिलेगी, इसलिए उपभोक्ता को मजबूरन ऊंची कीमत पर वो वस्तु प्राप्त करने के लिए मजबूरी में प्राप्त करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बाजार में स्वतंत्र रूप से कोई नई फर्म बाजार में प्रवेश नहीं कर सकती और ना ही किसी प्रकार का कोई कंपटीशन या प्रतियोगिता का सामना एकाधिकारी को करना पड़ता है। तो ये अर्थ और विशेषताओं की बात है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, मोटा मोटा मैंने आपको बताया है। अब इसके आगे इसकी मान्यताएं क्या है और इसमें फिर मूल्य निर्धारण की कौन सी विधियां हैं और इसमें अल्पकाल में मूल्य एवं उसका उत्पादन निर्धारण कैसे होता है उसमें हम बात करते हैं। तो पहले मान्यताओं में आएगी लाभ अधिकतम करना, यानी एकाधिकारी व्यापारी की यह मान्यता होती है कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है, उसे अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है और उसके लिए वह अपनी वस्तु की पूर्ति को भी कंट्रोल करता है। अपनी वस्तु की पूर्ति और उसकी मांग में ऐसा सामंजस्य बिठाता है कि उसे अधिक से अधिक कीमत उसकी मिले। जैसे कि कई बार उसे पूर्ति में कमी करके वस्तु की कीमत ज़्यादा कर देता है या वस्तु की कीमत में कम करके उसकी पूर्ति बढ़ा देता है जिससे उसकी वस्तु ज़्यादा बिके। दोनों ही अवस्थाओं में उसे प्रॉफिट होना है, क्योंकि जब वस्तु की पूर्ति कंट्रोल में करेगा तो बाजार में वस्तु का अभाव होगा। ऐसी स्थिति में वह बाजार में उस वस्तु की कीमत ज़्यादा वसूल करना शुरू कर देगा। और दूसरी अवस्था होती है कि बाजार में जब उसे पूर्ति बढ़ानी है तो थोड़ी कीमत कम कर देगा और कम कीमत करके ज़्यादा बेच देगा, क्वांटिटी ज़्यादा सेल करेगा, उससे उसको भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। मकसद एक ही है, उसे अपना लाभ अधिकतम करना होता है, ये उसकी मान्यता है। दूसरा प्रतियोगिता का अभाव, यानी बाजार में उस उत्पाद की कोई दूसरी फर्म या दूसरा उत्पादक या दूसरा विक्रेता नहीं है, अकेला व्यक्ति उसका उत्पादक विक्रेता होने के कारण उसे किसी प्रकार का कोई कंपटीशन, किसी प्रकार की प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता। वह अकेला एक छत्र अपनी वस्तु को विक्रय करता है और उसकी कीमत मनमाफी तरीके से करता है, उसे किसी प्रकार के प्रतियोगिता या कंपटीशन का भय नहीं होता। तीसरी है बेची जाने वाली मात्रा का मूल्य, मात्रा और मूल्य में से किसी एक का निर्धारण। यानी एकाधिकारी दो चीजें हैं, उसको कितनी क्वांटिटी बेचनी है यानी उसकी मात्रा, या किस मूल्य पर उसको बेचना है कीमत। मात्रा और कीमत में से किसी एक चीज को ही वो प्रभावित कर सकता है। यदि उसे मात्रा ज्यादा बेचनी है तो ये डिसाइड कर ले कि मुझे क्वांटिटी ज्यादा बेचनी है तो कीमत पे उसे कंट्रोल नहीं रहेगा, कीमत उसको कम करनी पड़ेगी, उसकी मर्जी के खिलाफ करनी पड़ेगी। या अगर वो ये समझे कि मुझे तो कीमत ज़्यादा लेनी है तो कीमत ज़्यादा लेनी है तो उसकी मात्रा वह निर्धारित नहीं कर सकता, क्योंकि जो ही उसकी कीमत बढ़ाएगा, कीमत में परिवर्तन करेगा, बाजार में उसकी डिमांड कम होगी, मांग कम होगी, तो उसकी बेचे जाने वाली मात्रा है वो जनता के हाथ में आ जाएगी और उसका वो निर्धारण नहीं कर सकता। इसलिए वस्तु की बेचे जाने वाली मात्रा और उस वस्तु की कीमत, दो में से किसी एक बात को कंट्रोल करने का अधिकार ही एकाधिकारी को होता है। दोनों चीजें कंट्रोल को नहीं कर सकता, कोई एक चीज कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मूल उद्देश्य उसका अधिकतम लाभ कमाना है, जिसके बाद वो खड़ा है। बेरोजगार मांग, बेरोजगार मांग का मतलब ये है कि वस्तु की मांग में बहुत ज्यादा उच्चावचन होते हैं। बेरोजगार है थोड़ी सी उसमें उच्चावचन कर सकता है। बेरोजगार मांग का मतलब जब उसे वस्तु की कीमत कम करनी, वस्तु की ज्यादा बेचनी है तो कीमत कम कर देता है, वस्तु की कीमत बढ़ानी है तो वस्तु की सप्लाई कम कर देता है। इस प्रकार से उस वस्तु की मांग है वो बेरोजगार बाजार में बनाए रखता है। तो ये इसकी मान्यता है चार। इसके बाद मूल्य व उत्पादन निर्धारण की विधियां, दो विधियां और मूल्य उत्पादन निर्धारण की है जो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर सेम दो विधियां थी। एक
कुल लागत विधि, दूसरी है सीमांत आगमन और सीमांत लागत विधि। कुल आगमन और कुल लागत विधि के संबंध में मैंने वहां भी आपको डायग्राम बनाकर समझाया था। यानी कुल आगम का मतलब है कि टोटल रेवेन्यू कितना आता है हमारे पास, और कुल लागत का मतलब उस प्रोडक्ट पे कितनी खर्चा हमें करना पड़ रहा है। तो किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तैयार करने के लिए उस पर कितना व्यय किया और उसको बेचने के बाद कितने रुपए उसे प्राप्त हुए। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो उससे कुल आगम और कुल लागत दोनों का लाभ आ जाएगा। तो इसका डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है। 1 नंबर देखिए, यहाँ 1 नंबर लगाए हैं, 1 नंबर डायग्राम है। इसमें आप देखिए O0 ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कुल आगम और कुल लागत वाई एक्सिस पे वैल्यू की है, एक्स एक्सिस पे कुल मात्रा वैल्यू की उत्पादन की। यहाँ थोड़ा सा इन रेखाओं को समझिए। ये यहाँ से जो रेखा चल रही है ये है टोटल कॉस्ट लाइन, यानी यहाँ से जो चली, जीरो से कितनी चली, ये मैंने कल आपको बताया था कि टोटल जो कॉस्ट होती है उसमें फिक्स कॉस्ट, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों का अंश होता है। परिवर्तनशील लागत उत्पादन के साथ कम हो ज्यादा होती रहती है, जबकि स्थिर लागत स्थिर प्रकृति की है, उसका उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उत्पादन शून्य है तो भी आपको लागत चुकानी है, उत्पादन नहीं हो रहा है या उत्पादन हो रहा है तो भी आपको लागत चुकानी है। इसलिए ये बिंदु फिक्स कॉस्ट का है। इस फिक्स कॉस्ट के बिंदु के ऊपर ही हमें अपनी लागत चुकानी पड़ती है। तो यहाँ से टोटल कॉस्ट का डायग्राम शुरू होता है और इस प्रकार से टोटल कॉस्ट का डायग्राम यहाँ इस प्रकार से जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम उत्पादन में बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रति इकाई लागत, कुल लागत तो बढ़ेगी, प्रति इकाई लागत घटती हुई दर से ऊपर बढ़ती जाती है, धीमी गति से ऊपर बढ़ती है। जबकि टोटल रेवेन्यू क्या कर रहा है, जीरो से 1 इकाई का उत्पादन नहीं करेंगे तो शून्य हमारा रेवेन्यू है। 1 इकाई का उत्पादन करेंगे, 2 का करेंगे, 100 का करेंगे, 1000 का करेंगे, जैसे जैसे उत्पादन हम करेंगे वैसे वैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। लेकिन एक सीमा के बाद भी यदि हम वस्तु का उत्पादन जारी रखेंगे तो एकाधिकारी प्रवृत्ति में ऐसी अवस्था आ जाती है कि हमारा टोटल रेवेन्यू कम होने लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां तक एक एकाधिकारी व्यापारी अधिकतम लाभ कमाता हुआ होगा उस बिंदु तक यदि वह उत्पादन करेगा तो उससे लाभ अधिकतम होगा। लेकिन अधिकतम लाभ कमाने के बाद भी यदि वह अपना उत्पादन जारी रखेगा तो बाजार में उस वस्तु की पूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण उसे लागत में कटौती करनी पड़ेगी, कीमत में कटौती करनी पड़ेगी और उससे मिलने वाली रेवेन्यू, आगम, आय उसकी कम होती चली जाएगी, जो उसके लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ देखिए ये जीरो से शुरू होकर जा रही है टोटल रेवेन्यू, ऊपर यहाँ मान लीजिए इसको, पीछे शुरू होकर जा रही है इसको टोटल कॉस्ट। तो ये दोनों में स्पर्श करनी है, ई बिंदु में स्पर्श करनी है, दूसरा एफ बिंदु में स्पर्श करनी है। ई बिंदु और एफ बिंदु ऐसे हैं, यहाँ टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर है, तो मतलब इन दोनों बिंदुओं पे उस एकाधिकारी व्यापारी को न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है, यानी शून्य बराबर है, नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं है। अब इस बिंदु से यदि आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ एक लाइन लिख रहा हूँ Q2 लिख रहा हूँ, Q2 बिंदु तक उसको कोई लाभ नहीं है, यहाँ हानि हो रही है। Q2 बिंदु पर आकर के उसकी हानि और लाभ दोनों बराबर हो गए। इससे आगे उत्पादन करते हैं तो देखिए हमने एक बीच का स्तर दिया है, ज्यादा से ज्यादा गैप है। ये टोटल कॉस्ट है, ये टोटल रेवेन्यू रेखा है। ये टोटल कॉस्ट रेखा मैं जैसे कह रहा हूँ ये है, ये टोटल रेवेन्यू रेखा ये है। इन दोनों रेखाओं के बीच में हमें ये अधिकतम गैप दिख रहा है, अधिकतम लाभ हमें दिख रहा है। इसको हमने ए और बी नंबर दिया है, ए बी, और इस नंबर से हम क्यू क्वांटिटी। मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि हम क्यू उत्पादन करते हैं एकाधिकारी फर्म में, यदि हम उत्पादन क्यू करेंगे तो हमारी लागत आएगी क्यू और बी। क्यू और बी हमारी लागत है और रेवेन्यू होगा क्यू और ए। तो ए और क्यू रेवेन्यू, बी और क्यू लागत, इसका मतलब ए और बी हमारा लाभ बच गया। तो ये लाभ हमें अधिकतम हो रहा है। इससे आगे यदि बढ़ते हैं तो यहाँ मान लीजिए हम आते हैं तो इस Q1 उत्पादन पे हमारा लाभ कम हो रहा है, इसका मतलब ये और उससे आगे जाएंगे तो फिर एफ बिंदु पर आते रहते हमारा लाभ नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गए, हमें लाभ नहीं हो रहा। इसलिए ये जो मूल्य उत्पादन निर्धारण की विधि है उसकी जो पहली विधि है कुल आगम एवं कुल लागत विधि, इसमें हमें
क्वांटिटी को Q मात्रा में उत्पादन करेंगे तो अधिकतम लाभ होगा। ये डायग्राम आपके सामने है। दूसरा है सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि, ये 2 बड़े डायग्राम है। फिर मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत भी हमने बात की थी कि वस्तु में सामने का निर्धारण मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों के जहां मिश्रण होता है, दोनों रेखाएं जहां स्पर्श करती हैं वहां फर्म का साम्य होगा और उस साम्य बिंदु पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट उन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम उसका लाभ या हानि या नो प्रॉफिट नो लॉस बताएंगे। तो देखिए यहाँ ये मैंने पहले बताया था पूर्ण प्रतियोगिता में ए और एम एक सीधी रेखा होती है क्योंकि दोनों रेखा प्राप्त होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एवरेज रेवेन्यू रेखा और मार्जिनल रेवेन्यू रेखा दोनों एक बिंदु से चलना शुरू होती है। एक बिंदु से चलते चलते एवरेज रेखा धीमी गति से नीचे गिरती है जबकि मार्जिनल रेवेन्यू रेखा तेज गति से नीचे जो गिरती है, ये आपके सामने है। अब मार्जिनल कॉस्ट रेखा और एवरेज कॉस्ट रेखा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई होती है। तो मैंने पहले लागत के जो डायग्राम बनाए थे उसमें आपको बताया था। तो यहाँ ये एवरेज कॉस्ट रेखा है और ये मार्जिनल कॉस्ट रेखा है। तो जब मार्जिनल कॉस्ट रेखा और मार्जिनल रेवेन्यू रेखा इसी बिंदु पे देखिए यहाँ मिल रही है, इसका मतलब सामने बिंदु है ई, ये आपके सामने है। क्यों है? क्योंकि ये यहाँ मार्जिनल कॉस्ट रेखा और मार्जिनल रेवेन्यू रेखा दोनों का स्पर्श हो रहा है एक बिंदु पे, ये हमारा सामने बिंदु हो गया। इस सामने बिंदु पर हमें एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इन दोनों का स्टेटमेंट देखना है। तो ये एवरेज रेवेन्यू रेखा ये है, इस बिंदु से अगर नीचे की ओर रेखा खींचते हैं तो ये रेखा एवरेज कॉस्ट को दिखाती है और इससे ऊपर की ओर खींचते हैं तो ये एन बिंदु में एवरेज रेवेन्यू आ रहा है। यानी एन पॉइंट पे उत्पादन जहां कर रहे हैं, एन उत्पादन पे ई बिंदु सामने का बिंदु है और एन उत्पादन पे एन वस्तु की लागत है, कॉस्ट है, और एन एल वस्तु की आगम है, एवरेज रेवेन्यू है। तो ये जो पॉइंट है एल बिंदु से इधर करेंगे पी और एम बिंदु से इधर करेंगे आर, ये जो दोनों के बीच का गैप है, ये बड़ा तो है लाभ का हिस्सा आपके सामने आ रहा है। यानी कि यहाँ एकाधिकारी को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। तो ये जो दोनों विधियां हैं मूल्य उत्पादन निर्धारण की विधियां, एक कुल आगम की लागत विधि नंबर 1, सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि नंबर 2, इन दोनों पे बात चर्चा करने बाद से हम ये जानना चाहते हैं कि अल्पकाल में एक एकाधिकारी मूल्य एवं उत्पादन का निर्धारण कैसे करता है, इसकी हम बात करेंगे। तो अल्पकाल में 3 विधियां हैं, या तो सामान्य से अधिक लाभ की स्थिति, या सामान्य लाभ की स्थिति, या नए लाभ नए हानि की स्थिति, और तीसरी है हानि की स्थिति। 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। तो सामान्य से अधिक लाभ के लिए मैंने डायग्राम नंबर 3 बनाया, देखना आप इसको। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकल चीज बताऊंगा, उसको आप समझिए। आप इसको वापस मैं इसी पे आ रहा हूँ। सीमांत आगम एवं सीमांत लागत विधि के आधार पर, सामने के आधार पर हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो ये जो रेखा है एवरेज रेवेन्यू रेखा, ये आपके सामने यहाँ भी है। मार्जिनल रेवेन्यू रेखा आपके सामने यहाँ भी है। ये मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इस बिंदु पे सामने कहाँ होगा, जहां मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू रेखा को स्पर्श करती है। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू रेखा है और ये ई बिंदु पे दोनों स्पर्श कर रही हैं। इस ई बिंदु हमारा सामने बिंदु है। सामने बिंदु पे यदि हम उत्पादन देखते हैं तो क्यों हमारा उत्पादन हो रहा है, इस लाइन को हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को देखते हुए इसका लाभ हानि और नो प्रॉफिट नो लॉस ज्ञात करेंगे। तो इस बिंदु से अपन ऊपर की रेखा खींचेंगे तो ये एवरेज कॉस्ट रेखा हमारी एन बिंदु पे टच हो रही है और एन बिंदु पे हमारी एवरेज रेवेन्यू रेखा टच हो रही है। तो एन तो है हमारी कॉस्ट और एम है हमारी रेवेन्यू, यानी क्यू एम हमारी कॉस्ट है, क्यू एम हमारा रेवेन्यू है। इसलिए एम और एम ये हमारा लाभ का क्षेत्र है, ये जो सामने दिखा रखा है ये आपका लाभ का क्षेत्र है। अब दूसरा पॉइंट आता है सामान्य लागत नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति। अब पॉइंट नंबर 4 नंबर डायग्राम पे आ जाइए। 4 और 5 4 नंबर डायग्राम में हमने वो सेम चीज वापस दिखाई है। वही हमने एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू की रेखा खींची है। इन दोनों में सामने कहाँ होगा, जहां मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को स्पर्श करती होगी
वहां सामने होगा। ये मार्जिनल कॉस्ट रेखा है, इस बिंदु पे ये स्पर्श कर रही है, ये हमारा सामने बिंदु है। इस सामने बिंदु पे हम क्यू उत्पादन करेंगे। क्यू उत्पादन को अब हम जानते हैं एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट पे। तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट सूत्र की तरफ हम कहते हैं। तो ये एल बिंदु ऐसा है, यहाँ एवरेज कॉस्ट भी नहीं है और एवरेज रेवेन्यू भी नहीं है, दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो यहाँ कोई लाभ भी नहीं है, कोई हानि भी नहीं है। इसका मतलब पी बिंदु, इससे अगर हम वाई एक्सेस की रेखा कहते हैं तो पी बिंदु आ गया। पी बिंदु ऐसा बिंदु है जहाँ कोई लाभ भी नहीं हो रहा है और कोई हानि भी हमें नहीं हो रही है। तो ये होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। तीसरा जो विधि है हानि की स्थिति, ये डायग्राम हमने 5 नंबर पर दिया है, इसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वापस कोई एवरेज रेवेन्यू रेखा है, ये मार्जिनल रेवेन्यू रेखा है। सामने कहाँ होगा जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू रेखा मार्जिनल कॉस्ट रेखा को स्पर्श करती हुई होगी। ये यहाँ ई बिंदु को स्पर्श कर रही है। इस ई बिंदु को स्पर्श करके इसका लंब नीचे की तरफ लाएंगे तो क्वांटिटी क्यू हमारा उत्पादन होगा। इस उत्पादन पे हम एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू रेखा को देखेंगे। तो ऊपर जाते हैं तो एल बिंदु हमारी एवरेज रेवेन्यू रेखा है और ऊपर और जाते हैं तो एन बिंदु हमारा एवरेज कॉस्ट रेखा है। यानी क्यू एल हमारा रेवेन्यू है और क्यू एन हमारी कॉस्ट है। तो कॉस्ट ज्यादा है इसलिए कॉस्ट से आर, रेवेन्यू से पी, ये जो बीच का जगह है ये हमारी हानि की अवस्था है। अब आपको पते की बात इसलिए बता रहा हूं कि ये जो भी डायग्राम बना रहे हैं इसमें से केवल एक रेखा ऐसी है एवरेज कॉस्ट रेखा, जिसको हम ऊपर नीचे कर रहे हैं। उसके आधार पर सारा सब कुछ हो रहा है। एवरेज कॉस्ट रेखा को अगर रेवेन्यू रेखा से नीचे क्यों दे देंगे, एवरेज कॉस्ट रेखा को यदि एवरेज रेवेन्यू रेखा से नीचे क्यों दे देंगे तो हमें लाभ हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट रेखा को एवरेज रेवेन्यू रेखा के बराबर दे देंगे। एवरेज रेवेन्यू रेखा एवरेज कॉस्ट रेखा को हमने दोनों को बराबर स्पर्श करवा दिया तो यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। और एवरेज रेवेन्यू रेखा को एवरेज कॉस्ट रेखा को ऊपर कर देंगे, एवरेज कॉस्ट रेखा ऊपर कर देंगे तो हमें हानि हो जाएगी। तो तीनों अवस्थाओं में हमें केवल एवरेज कॉस्ट रेखा का ही थोड़ा सा डायग्राम बदलना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमें हानि हुई है, हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है या हमें सामान्य लाभ से अधिक लाभ हुआ है। तो ये स्थिति देख करके हम एकाधिकार मूल्य उत्पादक निर्धारण का पूरा डायग्राम देख सकते हैं। इसी के साथ अपने टॉपिक खत्म करते हैं। कल अपन चैप्टर देखेंगे। धन्यवाद।